सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज एक जो टॉपिक पर डिस्कशन है दिस इज रिलेटेड विद साइट्स आल्सो एंड ट्रैफिक। इस बार प्रीलिम्स में भी देखोगे तो जो प्रश्न है वो आपका पूछा गया है, इट हैज़ बीन आस्क्ड। अगर आप प्रीलिम्स में देखा जाए तो प्रीलिम्स में जो प्रश्न है वो आपका इस एरिया से रिलेटेड पूछा गया है। सो ये दो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, रेड सैंडर के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में है। और इसके अलावा भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे अपर भद्रा प्रोजेक्ट के बारे में, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अपर भद्रा प्रोजेक्ट। लद्दाख एंड सिक्स शेड्यूल के बारे में, तो अपर भद्रा जो प्रोजेक्ट है ये इसको पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर इट कैन बी इंक्लूडेड। देन लद्दाख एंड सिक्स शेड्यूल ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। आरसीईपी, आईआर और इकोनॉमी से लिंक्ड ये आपका टॉपिक फ्रेम हो जाता है। साइट्स और ट्रैफिक और फिर मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देन यू हैव अ मेंस क्वेश्चन। सो मेंस का क्वेश्चन देख लो, सिक्स शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एक्सप्लेन करना। देखो प्रश्न ऐसे ही मेंस में बनते, कोई टॉपिक अगर आप इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक अगर हम रीड करते हैं तो उसमें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड नो कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो छठी अनुसूची भारत के विषम संघवाद का एक हिस्सा है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो आप सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांड्या। एक बहुत अच्छा आपके पास ऑफर है, दैट इज फरवरी नोट्स बोनेंजा जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, 2 साल है और उसके अबव। तो फरवरी 4 2023 तक ये वैलिड है। तो अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो नोट्स हैं, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन है उससे लेते हैं तो आपके नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स होते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। सो ऑल दीज नोट्स विल बी फ्री। तो कोड यूज़ करना है, दैट इज SPLIV, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आरंभ बैच उसको भी कर सकते हैं, NCERT है वो भी अलग से चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर भी है, वो फरवरी से 4 से बैच भी शुरू हो रहा है, तो उसका भी आप हिस्सा जो है वो बन सकता है। क्वेश्चन देख लो, कल जो मैंने आपको दिया था, व्हाट रोल टेक्नोलॉजी हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। तो ये आईआर का टॉपिक और साइंस टेक का कल जो इंडिया यूएस के बीच में पैक्ट था, मतलब जो एक इनिशिएटिव था आईसीईटी के बारे में, तो उस पर बेस्ड ये प्रश्न है। तो इसको भी मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, इसका जो बेस्ट आंसर अभी कम्युनिटी पोस्ट में आई विल पुट। अच्छा, साइंस टेक का प्रीलिम्स के लिए कोर्स आई एम लॉन्चिंग, 15 फेब से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर 23 की तैयारी कर रहे हो, ये कोर्स आपके लिए मस्ट है। 15+ प्रश्न इसमें रहेंगे। इसमें आई विल ऑल्सो कवर एग्रीकल्चर ऑल्सो, एनवायरनमेंट भी आएगा और आईआर, ये सब छोटे छोटे कोर्सेस रहेंगे। प्रीलिम्स से पहले रिवीजन कोर्सेज रहेंगे। सो प्लीज़ आप लोग को मिस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करोगे, इसमें 50+ प्रश्न आपके जो है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके रहते हैं। अगर 100 में से 50 बहुत होते हैं। और आप खुद सोच लो कि आप कितने सारे इन सब्जेक्ट्स पे आपने एक्सपर्टीज रखी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जाके एक बार प्रश्न पेपर पे जो है वो उठा के देखो। और ज़्यादातर जो सोर्सेस हैं वो न्यूज़पेपर, लास्ट 2 ईयर्स के जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है। तो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स, तो इसको सीरियसली लेना है। आप लोग के लिए ये कोर्स आएगा, अन अकेडमी के अंदर ही आएगा। तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो बस SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करो, ये कोर्स भी साथ में मिलेगा, और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जितने सब्जेक्ट साथ में वो भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, unacademy.com यूपीएससी सीएससी SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक जो है दिस इज रिलेटेड विद द भद्रा प्रोजेक्ट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर, जरूर नहीं भद्रा प्रोजेक्ट का है, पर भद्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आपका पॉलिटी गवर्नेंस का भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ज्योग्राफी का भी जो प्रश्न है वो भी आपके लिए इसमें फ्रेम होता है। तो यहाँ पे अगर पहली चीज देखो कि एंग्विश इन आंध्र प्रदेश ओवर बजट एड इन अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। अपर भद्रा जो प्रोजेक्ट है उस पर है, तो मतलब जो भी मदद दी गई है, लाइक यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इट विल प्रोवाइड 5,300 करोड़ टू प्रोजेक्ट दैट हेल्प कर्नाटका। सो यहाँ पे लाइक डिस्पाइट एस्योर्ड एलोकेशन आंध्र प्रदेश में नॉट गेट इनफ वाटर इन लीन रेनफॉल। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में चल रहा है। तो वी शुड नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का एम क्या है, लगभग इतना एरिया है उसको इरिगेट करना। जैसे ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटक के कि उनको इरिगेट करना, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये लगभग 367 टैंक्स हैं जो कि ड्रॉट प्रोन तालुका जो है, तालुका मतलब आप तहसील टाइप आप मानो कि वहाँ पे जो भी ये आपके ड्रॉट प्रोन है, सूखे की स्थिति में है, तो वहाँ जो ये टैंक्स हैं उनको फिल करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा।
एंड मेनली जो खरीफ सीजन है, देखो जो खेती की जाती है उसमें मेनली 3 सीजन्स होते हैं। खरीफ सीजन होता है, उसके बाद आपका एक रबी सीजन होता है जो ठंड के टाइम पे नवंबर अक्टूबर नवंबर के बाद से शुरू होता है, और एक जायद होता है। ठीक है, खरीफ और रबी के बीच का जो समय होता है वो आपका जायद में आता है। सो यहाँ पे क्या है कि इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और ये भी है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करना। केमिकल जो भी कंटेमिनेंट्स है जैसे फ्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोराइड जैसी चीज़ों को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसका बहुत अधिक नुकसान आपका शरीर के अंदर भी होता है। किडनी है, लीवर, दे ऑल दीज आर अफेक्टेड। तो एक पानी पहुंचाना, पीने का एक साफ पानी, साथ में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये जो प्रोजेक्ट है विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा अंडरटेक किया जा रहा है। मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इम्प्लीमेंटेशन इन कर्नाटका एंड तुंग टू भद्रा। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टेज दिस प्रोजेक्ट वुड लिफ्ट वाटर तुंग से भद्रा की तरफ। ये भद्रा देखो एक रिवर है साउथ में के अंदर, आप यू मस्ट हैव रेड अबाउट तुंग भद्रा रिवर। ठीक है, तुंग भद्रा रिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दो रिवर्स है, तुंगाशा और भद्रा रिवर। तो यहाँ पे तुंगा एक रिवर है, तो इससे पानी को लिफ्ट करना भद्रा रिवर में। ठीक है, भद्रा रिवर में। तो ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट है और विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा इसको प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फायर एंड आइस। यहाँ पे लद्दाख है, अब इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो जो लद्दाख का रीजन है, लद्दाख के रीजन में कंटिन्यूस बेसिस पे जो डिमांड है दैट इट शुड बी इंक्लूडेड अंडर सिक्स्थ शेड्यूल, 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अब इसमें देखो, चलो इस पर हमने डिस्कशन किया है और भी जो भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं वो भी लेट्स डिस्कस अबाउट इट। बट इसमें देखो दो टर्म जो मैंने आपका आज का मेंस का प्रश्न भी आपके लिए फ्रेम किया है। तो मेंस का जो प्रश्न आपके लिए फ्रेम हुआ है तो उसमें भी कई सारी एस्पेक्ट पर जो आपको सोचना चाहिए। जैसे जरूरी नहीं कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसी पर आपके लिए प्रश्न बने, प्रश्न और भी डिफरेंट तरीके से आपके लिए फ्रेम हो सकता है। जैसे मैंने आपके लिए जो प्रश्न फ्रेम किया है इसकी बेसिस में करना है। देयर इज आइडिया ऑफ अ सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। दो चीजें होती हैं, एक तरफ आपका सिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता है, दूसरी तरफ आपका होता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, यू हैव सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड यू हैव एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, एक तरफ सिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता है, दूसरी तरफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता है। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म, पहले फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिश्ता कैसा है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपका डिफाइन किया जाता है अंडर द फेडरलिज्म। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिश्ता है दैट इज बेसिकली डिफाइंड अंडर दिस आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर आपका वो आता है। और अगर ये यूनिफॉर्म रिलेशन, जैसे यूएस एक ट्रू फेडरल कैरेक्टर उसमें रहता है, तो सारे स्टेट्स के साथ यूएस का जो रिश्ता है वो सेम सा रहेगा। यूएस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहाँ की जो स्टेट की सरकार है उसके बीच का रिश्ता ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ए सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। लेकिन एसिमेट्रिकल जैसे भारत के अंदर, तो एक इंडिया का जो रिलेशन दिल्ली के साथ डिफरेंट तरीके से, मतलब दिल्ली इन द सेंस कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पे उनका एक अलग गवर्नेंस का मॉडल है। उसके बाद अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स वहाँ पे अलग है। 5th-6th शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं जो चीज़ें इंक्लूडेड हो तो वहाँ एक अलग तरीके के रिश्ते हैं। तो ये जो अप्रोच है जहाँ पे लाइक वी कैन टॉक अबाउट द 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इस टाइप से, तो इन्हें हम ये टर्म हम जो इस्तेमाल करते हैं 5th शेड्यूल में इंक्लूड होना या 6th शेड्यूल के अंदर आना, तो यहाँ पे वी यूज़ दिस व्हाट वी कॉल इट एज वी कॉल इट एज ये हम इसे कहते हैं कि ये एक एसिमेट्रिकल है। मतलब यू हैव डिफरेंट स्टेट्स, यू हैव डिफरेंट यूनियन टेरिटरी एंड दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप विद द सेंटर। तो 6th शेड्यूल भी इसी कंटेक्स्ट में है, इसलिए इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल रिलेशनशिप, रादर वी कंसिडर इट मोर ऑफ अ एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में एजिटेशन हो रहा है, लाइक 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस 6th शेड्यूल के अंदर जो भी है तो वो आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खासतौर से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन इसमें ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे सोनम वांगचुक है, उन्होंने भी जो है फास्ट स्टार्ट किया है इस डिमांड के लिए। एंड सून आफ्टर इट्स क्रिएशन एज अ यूनियन टेरिटरी इन अगस्त 2019, लद्दाख पूरे तरीके से, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो ब्यूरोक्रेसी होती है,
उसके अंदर में कंट्रोल हो जाता है। अब उसमें जो लोकल एस्पिरेशन है, थॉट प्रोसेस है, वो मे भी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आगे तक ना पहुंचे, ये होता है। तो इसलिए लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात आपकी की जाती है। अब इसमें दो हिल एरियाज हैं, हिल काउंसिल, एक तरफ कारगिल, एक तरफ ले है। तो एक तरफ मुस्लिम शिया पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ आपकी देखा जाए तो दूसरी तरफ आपकी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। सो अलग अलग तरीके से और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, लाइक इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी है, एंड लाइक दे आर ट्राइंग टू, मतलब ये साथ में मिलकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। एंड कारगिल अनलाइक ले इज फॉर रिज्वाइनिंग विद, कारगिल चाहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से दोबारा से जुड़ जाए और जो आर्टिकल 370 है दोबारा से रीस्टेट हो जाए। तो इस प्रकार से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, जिनके डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन भी एग्जिस्ट करते हैं। और उनका ज़्यादातर अभी जैसे डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एम भी है कि हम लोग जो है एक प्रकार से साथ आएँ और 6 शेड्यूल की तरफ डिमांड अपना इंक्रीज करने की बात जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे थे। एक डिमांड है कि हमें स्टेटहुड मिल जाए, पहले जैसे जम्मू एंड कश्मीर का रीजन था, फिर या तो 6 शेड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो मिल जाए, सेपरेट लोकसभा सीट ले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, और लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशन हो। ये 4 डिमांड, मतलब ये मेजर डिमांड आपकी सामने रखी जा रही हैं। ये सब डिमांड मेनली क्यों रखी जा रही है? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, कल्चर, अपना जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात है। तो इस पर इन्होंने फोकस किया है कि बिकॉज एक सर्टेन सेट ऑफ कल्चर है, उनका ये मानना है, थिंकिंग है कि बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे और वहाँ पे चीज़ें अक्वायर करेंगे, चीज़ें उनके हाथ में जाएंगी, तो मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी देयर कैन बी अ डाइल्यूशन इन देयर कल्चरल आइडेंटिटी। इस प्रकार की थिंकिंग उनके मन में आ रही है। तो इसलिए उनकी जो डिमांड है और एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन वो जो है वो रीच आपका कर रहा है कि हमें एक जो प्रोटेक्शन है, जैसे कई सारी स्टेट्स आपके 6 शेड्यूल के अंदर है, तो उसके अंदर उनको भी इंक्लूड किया जाए, ऐसा उनका सोचना है। सो 6 शेड्यूल क्या है? व्हाट इज 6 शेड्यूल? 6 शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोटेक्ट करता है ऑटोनॉमी ट्राइबल पॉपुलेशन का। जैसे एक सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया जाएगा 6 शेड्यूल के अंदर, जो भी स्टेट्स हैं तो वहाँ पे ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसका गठन किया जाएगा आपका, ठीक है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो काउंसिल्स हैं वो जो है उसका गठन किया जाएगा, और दे विल फ्रॉम सेपरेट लॉ, लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर पे वो अपना अलग से जो लॉ है उसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं। लैंड हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर है, तो अपना लॉ खुद से फ्रेम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के अपने लोकल रिसोर्सेज को लोकल डेवलपमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अभी जैसे देखा जाए तो यहाँ पे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि अगेन दे आर पार्ट ऑफ द 6 शेड्यूल, तो उसमें लगभग 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स आपकी बनाई गई हैं। सो ये एक तरीके से डिमांड भी कंटिन्यूस बेसिस में यही चल रहा है कि वी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट और वी शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन 6 शेड्यूल, और जो कि फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 244। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद द साउथ एशियन एस्पेक्ट। ये एडिटोरियल का अच्छा आर्टिकल आपका आया है, तो इस पर डिस्कस करते हैं डिफरेंट जो एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज तो देखो ये आपका इंडिया है, दिस इज इंडिया। ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रीजन आपका यहाँ तक अगर देखो, ये पूरा साउथ एशिया के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इंडिया हो गया, इधर पूरा अगर आप जाओगे तो ये आपका साउथ एशिया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, और थोड़ा उधर फिलीपींस भी है, नीचे भी देश हैं कई, तो लगभग 10 देश आपके आते हैं, और उनकी जो ग्रुपिंग है उसे भी हम आसियान कहते हैं। तो देखो विश्व में बहुत सारी ऐसी ग्रुपिंग्स है, ठीक है। आईआर और इकोनॉमी का एक टॉपिक बन जाता है। विश्व में बहुत सारी ऐसी ग्रुपिंग्स है आपकी, जैसे मान लो एक ग्रुपिंग यहाँ पे साउथ एशिया के लिए सार्क है, ठीक है। साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्री जैसे थाईलैंड और म्यांमार मिलके एक ग्रुपिंग है, वो है बिम्स्टेक है। अब इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए, जैसे साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो कहा जाता है कि चलो सार्क को रिवाइव करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके साउथ एशियन देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, ये सब नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, ये सब देश इसमें है। बट सार्क इस समय इरेलीवेंट रहता है, क्योंकि देखो ये जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान के माध्यम से सार्क को इरेलीवेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मॉडल जो फॉलो किया जाता है वो है कि अगर किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट होता है, कंसेंसस डेवलप नहीं होता है, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी, ऐसा सार्क के अंदर क्लॉज है। तो कोई भी चीज़ अगर इंडिया लेकर आना चाहेगा तो पाकिस्तान के माध्यम से उसको मना करा दिया जाता है, और फिर वो चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होती है। जब वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी तो सार्क की ग्रुपिंग के रूप में भी रेलिवेंसी बनी नहीं रहती, क्योंकि देखो चाइना को ये बात पता है कि एक बार अगर सार्क रिलेवेंट हो जाएगा तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और सार्क ग्रुपिंग अगर स्ट्रेंथन होगी तो चाइना के पास भी ऑप्शन नहीं होगा कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश इनसे अलग अलग बात करें, क्योंकि ये ग्रुपिंग
स्ट्रांग होने का मतलब है कि सभी लोग एक कलेक्टिव तरीके से मूव करेंगे, और उसमें चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस इन देशों में नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई उनकी नीड डिमांड है वो सार्क के माध्यम से प्रूव वो किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि सार्क इररेलेवेंट है, ऐसी स्थिति में अब चाइना के पास ऑप्शन रहता है कि वो इंडिविजुअल सेंस में अलग अलग देश के साथ बायलैटरल रिलेशन या जो भी उनकी मदद करके अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने का प्रयास कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। ये एक दी। दूसरी बात एक आगे कि देखो, जरूरी है कि साउथ एशिया के विकास के लिए, साउथ एशिया के विकास के लिए प्रयास करने की जरूरत है। जो ट्रेड है, वो व्यापार है, वो इंक्रीज करना जरूरी है, उसके लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, ये सब मैटर करता है। कनेक्टिविटी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन सार्क नहीं है रेलिवेंट, तो कहा गया कि चलो बिम्स्टेक की तरफ जाया जाए, ये एक हाईलाइट किया गया। या फिर साउथ एशिया के जैसे इंडिया है, अब इंडिया एक बड़ा पार्टनर है, तो कई ग्रुपिंग्स जैसे RCEP आगे डिस्कस करेंगे, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका इंडिया हिस्सा बनना चाहिए था, इंडिया हिस्सा नहीं बना। ऑल्दो जब इंडिया बन रहा था तो उसमें ये बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे, इंडिया हिस्सा क्यों बन रहा है। जब इंडिया हट गया तो अब आर्टिकल आने लग गया क्यों हट गया। तो ये सब एक अलग अलग थॉट प्रोसेस चलता रहता है। तो ये अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। तो यहाँ पे ये आपका जैसे जो साउथ एशिया है, अपना जो रीजनल ट्रेड देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। लाइक ग्लोबल ट्रेड विल स्लो डाउन 5.4 से 2.4% हो जाएगा, तो ये बहुत ही कम है साउथ एशिया की बात करें तो। अब उसमें होगा कैसे ट्रेड, अगर आपस में ही कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रेड भी नहीं होगा। जो गुड्स का ट्रेड है साउथ एशिया ईस्ट एशिया के बीच की बात करें, वो लगभग 10% एनुअली 90 से 2018 तक हुआ है, एंड ये लगभग 500 बिलियन तक रीच आपका कर सकता है। सो पहला कुछ कदम हमें जो उठाना, पहला कि जो रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन है एशिया के बीच में, वो इंक्रीज करना चाहिए। मतलब जो एशियन देश हैं उनके बीच में, अलग अलग गुड्स सर्विसेज के बीच में जो व्यापार है, दैट हैज टू बी इंक्रीज। दूसरा, परफॉर्मेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उसको इंप्रूव करना और इन्वेस्ट करना सर्विसेज का, सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग एंड एक्सपोर्ट। तो ये भी एक तरफ ये कहा गया कि देखो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करो, इंटीग्रेशन स्टैब्लिश करो। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, मतलब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली देशों में बनाए जाते हैं खासतौर से व्यापार को इंक्रीज करने के लिए। सो यहाँ पे सर्विस में इन्वेस्ट करना, SEZ जो सर्विस से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग मतलब अलग अलग इंडस्ट्री एक जगह पे आ जाए, फिर वहां से एक्सपोर्ट किया जा सके, इन एरियाज पे भी हमें काम करने का जरूरत है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जाना जरूरी है, जैसे रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो दो देश हैं उनके बीच में अगर व्यापार होता है, तो उस व्यापार को, अगर दो देशों के बीच में व्यापार है तो उस व्यापार को करने के लिए एक जो फॉर्मूला इस्तेमाल करता है कि किसी भी प्रकार का टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर ना हो, किसी भी प्रकार का जो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर ना हो, या तो जीरो हो या मिनिमम हो। इस तरीके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी तरफ आपका मूव किया जाता है। तो जैसे रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी एक स्टेप था टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक रूल बेस्ड ट्रेड की बात आपकी की गई थी। तो रूल बेस्ड ट्रेड मतलब जो भी व्यापार हो वो एक रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से हो, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी नहीं कि मतलब आप किसी प्रकार का टैरिफ बैरियर लगा दो, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दो, या किसी प्रकार के दूसरे देश से जो गुड्स आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो साउथ एशियन जो इकोनॉमीज है उन्हें इंप्रूव करना है, लाइक दे हैव टू इंप्रूव टैरिफ प्रेफरेंसेस बाय बेटर प्रिपेयरिंग बिजनेसेस लाइक कॉम्प्लेक्स रूल्स, मतलब कुल मिला के जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। फिर क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स रूल हैं, अलग अलग जो मतलब जो बिजनेसेस हैं उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, टैरिफ खास तौर से जैसे इस प्रकार से एक पॉलिसी लेकर आना, टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब आप किसी प्रोडक्ट पर टैक्स ऐसा मत लगाओ, या उस पर कोटा सिस्टम लगा दो कि हम इन देश से नहीं लेंगे, या है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार से पूरा का पूरा एक इंटीग्रेशन की तरफ हम मूव कर सकें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम मूव कर सकें, और ग्लोबल सप्लाई चेन का हम हिस्सा हो सके, ऐसा आपका फोकस्ड होना चाहिए जो फ्यूचर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो ऑल्दो इंडिया ने RCEP से आपका ऑप्ट आउट किया था, मतलब बाहर इंडिया गया था, इसके पीछे भी कई रीजंस हैं, क्योंकि इसमें चाइना का भी डोमिनेंट था, इंडिया के भी कई प्रकार के रिजर्वेशन थे जो कि कंसीडर नहीं किए गए थे। इंडिया को अपने लोकल इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना था। तो यहाँ पे अभी इंडिया RCEP का हिस्सा नहीं बना, लेकिन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने साइन किया। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइक ये जो कॉन्फिडेंस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंडिया हो सकता है फिर धीरे धीरे RCEP पे जो भी अपने नीड है उसको सामने रखे, डिमांड को सामने रखे, और फिर प्रयास किया जाए कि कैसे इस पूरे जो रीजन है RCEP का जो बात किया जाए, जिसमें अलग अलग जो देश हैं, जैसे आसियान के 10 देश हैं प्लस और भी कंट्रीज हैं, आई थिंक 6-7 कंट्रीज हैं। तो एक आसियान प्लस
7 कंट्रीज, आगे डिस्कस करेंगे, 6 या 7 कंट्रीज हैं। तो ये इनके बीच का जो एक इंटीग्रेशन है आरसीईपी के माध्यम, तो इंडिया भी इसका हिस्सा बन सके, ऐसा कोशिश करना है। तो सार्क की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सार्क तो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक क्लॉज है कि कंसेंसस होना चाहिए, सभी को एग्री करना चाहिए, पाकिस्तान एग्री करता नहीं है। और बिम्स्टेक है तो एक अल्टरनेटिव जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो उसमें थाईलैंड, म्यांमार भी है और कुछ जो आपके साउथ एशियन कंट्रीज भी हैं। तो यहाँ पे जरूर से प्रयास किया जाता है कि जो बिम्स्टेक है उसको ग्रो कराया जा सके। लेकिन अगर आरसीईपी के साथ इंडिया ज्वाइन करता है तो एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि इंडिया अगर नहीं ज्वाइन करता है तो पूरा का पूरा उस रीजन में जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता चला जाए ऑफ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, तो उससे इंडिया आपका पीछे रह सकता है, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। फोर्थ जो है जो इस पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे आपका फोकस किया गया है। एंड खास तौर से जो स्मॉल मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी फोकस करना, इस पर भी फोकस करना है। और साउथ एशियन जो एसोसिएशन, मतलब जो आपका सार्क है, उसको रेलिवेंट बनाने की तरफ भी प्रयास करने का जरूरत है। सो अगर आरसीईपी की बात करें तो ये भी एक स्टेप है टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा भी हमने डिस्कस किया। गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जैसे कॉपी राइट्स, जीआई, ट्रेडमार्क, ये सब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हैं। सो व्हेन वाज आरसीईपी इंट्रोड्यूस्ड, कब आरसीईपी जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो इंट्रोड्यूस किया गया? तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया गया था 19th एशियन मीटिंग, जो कि नवंबर 2021 के अंदर हुई थी। और ये जो नेगोशिएशन है ये 21st एशियन समिट इन कंबोडिया नवंबर 2012 के अंदर, 21st जो एशियन समिट इन कंबोडिया नवंबर 2012 के अंदर हुआ था। जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इनका एम क्या है कि वो फाइनलाइज करें और डील साइन करें बाय नवंबर 2019 तक थी। इसमें ये सारे देश हैं, एक तो आसियान है और कुछ एफटीए मेंबर ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसमें इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया। तो बाकी सारे देश जो हैं आरसीईपी का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 16 कंट्रीज नेगोशिएट कर रहे हैं आरसीईपी टुगेदर, ये अकाउंट फॉर थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो भी देश इसका हिस्सा है तो 1/3 वर्ल्ड का जीडीपी का हिस्सा है, हाफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, एंड कंबाइंड जीडीपी ऑफ चाइना एंड इंडिया एलोन मेकिंग अप मोर देन हाफ ऑफ दैट। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि चाइना इंडिया अगर हिस्सा, अगर इंडिया नहीं है तो जो इन्फ्लुएंस है ज्यादातर आपका चाइना का उसमें इंक्रीज होगा। तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव जो पार्टनरशिप उसमें आपके आसियान और दूसरे जो देश है, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो विश्व का व्यापार है उसमें हिस्सा है, जीडीपी का, विश्व का जो जीडीपी है उसमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसी ग्रुपिंग के अंदर आपकी आती है। एंड लाइक 0.5 क्वाड्री ट्रिलियन ग्लोबल जीडीपी बाय 2050 तक रीच किया जा सकता है। तो इंडिया क्या इससे काफी समय तक दूर रह सकता है, ये सोचने वाली बात आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जो रिलेटेड है आपके साइट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो 2 टॉपिक है, साइट्स डेटाबेस रिवील्स रेड सैंडर स्मगलिंग। तो रेड सैंडर जो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी उससे रिलेटेड है, बट हमें अभी फिलहाल के लिए दो टर्म्स जानने, एक तो ट्रैफिक के बारे में, दूसरा साइट्स के बारे में। साइट्स क्या है? कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो एंडेंजर्ड कैटेगरी जो आईयूसीएन लिस्ट के अंदर होते हैं। सो जो ये आईयूसीएन लिस्ट के अंदर प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनके ट्रेड को रोकना। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज को रोकता है। इंडिया भी इसका हिस्सा है और ये लीगली बाइंडिंग के रूप में भी आपका रहता है। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो उनको प्रोटेक्ट करने में, उनके इंटरनेशनल जो ट्रेड व्यापार को रोकने में इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सो साइट आपका ड्राफ्ट किया गया था 1963 के रिजोल्यूशन में। एक मीटिंग आईयूसीएन की हुई थी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के रूप में। अब इसका फाइनली एग्री किया गया था 80 देशों के द्वारा 1973 में, एंड ऑन 1 जुलाई 1975 साइट्स फोर्स में। ये फैक्ट याद रखना, प्रीलिम्स में पूछा भी हुआ है। एंड साइट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स और रीजनल जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कन्वेंशन, जो भी चीज़ उसमें है उस पर वो एग्री करते हैं, है ना। तो ये भी है, और जो भी देश इसका हिस्सा है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में कंसीडर करते हैं, इसलिए इनकी मीटिंग भी होती है अलग अलग कॉप के नाम से। कॉप्स के नाम से बहुत सारी जो मीटिंग्स है वो आपकी होती हैं। तो साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो और इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, मतलब लीगली बाइंडिंग भी है, बट ऐसा नहीं कि कोई नेशनल लॉ ऑलरेडी, मतलब देश के अंदर कोई लॉ एग्जिस्ट करता है उसकी जगह साइट्स कंसिडर होगा। जो नेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है वो तो है ही, लेकिन प्रयास ही किया जाता है कि ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, तो जो भी आपका लॉ बने वो उसके कंसोनेंस में हो, ऐसा इंश्योर आपको जो है करने की जरूरत है। एंड हर एक जो भी आप कह सकते हैं देश इसका हिस्सा, वो इस कन्वेंशन का आपका
रिस्पेक्ट भी करता है। दूसरा एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रीलिम्स बूस्टर बहुत सारे टॉपिक्स आई एम कवरिंग, लगभग 8 टॉपिक है कवर हो रहा है। अगेन आई एम स्टेटिंग, एक हिंदी में भी वो उसका एक सेम आएगा। तो देखो कंटेंट पे फोकस करो। अब जैसे अब प्रीलिम्स बूस्टर 7 AM को आपका आ जाता है, उस पर आई कवर इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो भी, जैसे आज physics.org से भी मैंने टॉपिक लिए हैं। तो 8 टॉपिक आपके प्रीलिम्स बूस्टर, मंडे टू फ्राइडे सेशन है। तो प्लीज़ आपको ये ध्यान रखें कि ये जो सेशन है, इन सेशन पे फोकस कर लें। ये प्रीलिम्स बूस्टर वाला कर लो, हिंदू वाला कर लो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर अपना स्टैटिक पे फोकस कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ा, उसको आप लोग गो थ्रू हो जाए, देख लें एक बार, और नोट्स प्रिपेयर कर लें। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार सुन लो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहता है चीज़ें, ठीक है। तो वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन समझाने का इतना खास नहीं है, तो आप अगर जो कंटेंट है उसी के थोड़े थोड़े शॉर्ट में नोट्स बना लो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा UIS चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांडा अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, और आपका जो बेस्ट आंसर कल के क्वेश्चन का वो भी कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यही इसी पे एक टॉपिक और आता है ट्रैफिक के नाम से। तो देखो ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश की गई थी 1976 में वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN के द्वारा। और इसका काम क्या है कि जैसे मान लो इंटरनेशनल जो ट्रेड जानवरों पे किया जाता है उसके डेटा को कलेक्ट करना। लगभग 40 ईयर्स ट्रैफिक ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया है, जैसे वाइल्ड लाइफ की ट्रेड जो है उस पर रिसर्च में साथ में। लेकिन फिर 2017 में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है के रूप में आया। और ऑल्दो इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो WWF और IUCN सिटिंग ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब WWF और IUCN की रिप्रेजेंटेटिव्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के में भी बैठते हैं। सो खासतौर से ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करना, सर्विलेंस रखना, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रोल आपका प्ले करती है कई लेवल पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडिविजुअल्स और वाइड रेंज पार्टनर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स में लोग हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन आपका रहता है। तो खास तौर से उन जगहों पे जो भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स एरिया है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे कार्य किया जाए, व्यापार को, वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है उसको किस तरीके से आपका रोका जाए। नेक्स्ट टॉपिक है, एक जो कदम आपको उठाया जा रहा है, US का जो प्रेजेंस है कंटिन्यूस बेसिस में पैसिव क्वेश्चन के अंदर वो इंक्रीज करने का प्रयास आपका किया जा रहा है। तो उसको एक डिस्कशन करते हैं। एक फिलीपींस और US के बीच में एग्रीमेंट भी है। तो US मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपीन बेसिस, ये एग्रीमेंट आपका साइन किया गया था। अभी ऐसा ही एग्रीमेंट जापान के साथ किया गया। तो ये एग्रीमेंट के लिए आप देखो, ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये फिलीपींस है, ये लुजॉन है, और यहाँ पे देखो, इधर देखोगे ये ताइवान है। तो ये बहुत ही क्लोज है, लुजॉन में प्रेजेंस इंक्रीज करने की बात की है। तो यहाँ पे देखो फिलीपींस भी आसियान कंट्रीज का ग्रुप है, और चाइना कंटिन्यू, देखो साउथ चाइना पे चाइना प्रेजेंस बनाए, चाइना इस पूरे रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट से जो फिलीपींस के मिलिट्री बेस है उसको US इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ से ताइवान भी क्लोज है, इधर चाइना भी बहुत क्लोज है। तो ये एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज US को प्रोवाइड कर देगा। तो ताइवान के साथ भी एक रिश्ता बना के US ने रखा है, यहाँ भी बना के रखा है, इंडिया के साथ भी बना के रखा है। और साथ में अगर आप देखो तो हर जगह पे चाइना कंटिन्यूस बेसिस में अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। चाइना को डर है क्योंकि देखो चाइना का ज्यादातर डेवलपमेंट उसके ईस्टर्न इलाके में है। तो क्योंकि ईस्टर्न इलाके में बहुत है, तो यहाँ पे कोई भी होगा तो उसको हमेशा डर बना रहता है। तो इस वजह से US का प्रेजेंस अगर यहाँ हो रहा है, यहाँ US का प्रेजेंस हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है। तो ये एक प्रकार का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत आपका फिलीपींस और जो है फिलीपींस और USA अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। मिलिट्री बेस को जो फिलीपींस का है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इवन जो साउथ चाइना से का डिस्प्यूट है उसमें हिस्सा ताइवान भी उसका हिस्सा आपका है। एंड कई प्रकार के, जैसे लाइक ये जो बेस है लुजॉन का ही अगर आप देख लो तो वहाँ वह ताइवान की भी बहुत क्लोज है। तो जो US की एयरफोर्स है वो आप कह सकते हैं कि US का एयरफोर्स वहाँ प्रेजेंट रहेगी। ताइवान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वहाँ पे US ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो मदद पहुँचा सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये खास तौर से देखा जाए तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी 2014 इनहैंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट आपका साइन किया गया है फिलीपींस US के बीच में। एंड ये 5 मिल फिलीपीन बेसिस उनका इस्तेमाल किया जा सकता है धीरे धीरे। इवन जो साउथ चाइना सी के रीजन के डिस्प्यूटेड एरिया वहाँ भी है, उसका भी इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फरवरी नोट्स बनाए जाए तो अभी अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो आपको ये नोट्स साथ में फ्री मिलेंगे, बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। साइंस टेक के कोर्स प्रीलिम्स अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग जरूर से जुड़ो। ठीक है, तो ये कोर्स मेरे द्वारा ही लेकर आया जा रहा है। प्रारंभ बैच भी है आपका। अब ये देखो साइंस टेक का कोर्स 15 फ़रवरी से शुरू हो रहा है। अब इसका पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो ये अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो तो जरूर से देखना। 15 में से 14 क्वेश्चन पिछली बार थे, विद स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था।
और जो हिंदू के लगभग स्पेशल इशू होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो संडे का, वो पूरा मैं कवर इस कोर्स में करूंगा। 23 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल जरूर से करना है। तो और बेस्ट पार्ट क्या है, जब आप अनअकैडमी से जुड़ोगे, मान लो आप जुड़ते हो 1 साल के लिए जुड़ते हो, तो उसमें क्या आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। और मतलब सिर्फ साइंस टेक ही नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो, 6th शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। छठी अनुसूची भारत के विषम संघवाद का एक हिस्सा, स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, आपको लिखना है और सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर को सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें।